दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 10 के अभ्यास प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, सही या गलत बताओ। यानी यहाँ पे वाक्य लिखे हैं और इन वाक्यों को आपको सही गलत बताना है। पहला वाक्य क लिखा हुआ है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो आपको पता होगा कि हरिसेन ने किसके लिए प्रशस्ति लिखी थी? हमारे गुप्त रूलर समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति लिखी थी, ना कि श्री सतकर्णी के लिए। तो ये जो हमारा वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पे हम गलत लिख देंगे। अगला जो हमारा वाक्य कहता है वो क्या कहता है? आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो आपको याद हो तो आर्यव्रत के जो शासक थे उनके साथ समुद्रगुप्त ने क्या किया था? उनको युद्ध में हरा के उन्हें उनके राज्यों से बाहर फेंक दिया था और उनके राज्यों को अपनी साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो अगर आर्यव्रत के राजाओं को बाहर फेंक दिया गया उनके राज्य से, तो वो शासक कहाँ के बचे? कहीं के नहीं। तो भेंट किस बात की हुई? तो ये जो हमारा वाक्य है वो गलत है, तो यहाँ पे हम गलत लिख देते हैं। अगला वाक्य कहता है हमें कि दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब हमने समुद्रगुप्त की नीतियां पढ़ी थी तो हमने जाना था कि दक्षिणापथ में 12 साम्राज्य थे, 12 राजा रहा करते थे और ये राजाओं की राजधानी हमने लाल बिंदुओं के रूप में देखी थी। और इनके साथ हमारे समुद्रगुप्त का क्या बर्ताव था कि इनके साथ लड़ाई करने के लिए गए, ये क्या किया? खुद को सरेंडर कर दिया। इन 12 ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और फिर समुद्रगुप्त ने इनसे कहा कि भाई जाओ, ठीक है, तुमने आत्मसमर्पण कर दिया, जी लो अपनी जिंदगी। इन्होंने कहा भाई राजा साहब तोहफा कबूल करो, हम आपकी शरण में आ गए हैं और हमें क्या करना है? अब हमें आपसे नहीं लड़ना। और ये जो हमारे राजा साहब था उसने तोहफों को कबूल किया और कहा जाओ रूल करो बेटा तुम अपने राज्य पे। तो ये जो स्टेटमेंट है कि 12 दक्षिणापथ में शासक थे, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। घ हमारा वाक्य कहता है कि गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे। तो अगर आपको याद होगा तो महत्वपूर्ण केंद्रों में हमने कहीं भी तक्षशिला और मदुरई का नाम नहीं सुना। हमने किनका नाम सुना था? प्रयाग का नाम सुना था, हमने पाटलिपुत्र का नाम सुना था और उज्जैन का नाम सुना था। तो ये जो थे ये महत्वपूर्ण केंद्र थे और ये जो स्टेटमेंट है इस हिसाब से गलत है। अगला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। अब हमने जब पल्लवों का राजधानी देखा था, जब पल्लवों के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये समझा था कि पल्लव कांचीपुरम, अपनी राजधानी कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा के आसपास तक उनका नियंत्रण था। तो राजधानी इनकी कौन होगी? कावेरी पटना, कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। और ऐहोल किसकी राजधानी थी? आप बताइए मुझे कमेंट करके। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया ऐहोल इनकी राजधानी है नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गलत। अगला हमारा वाक्य क्या कहता है? दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। तो जो सभाएं हो रही थी, चाहे वो ब्राह्मण सभाएं हो या फिर उर सभाएं हो, जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनकी सभा हो, या फिर जो व्यापारी और धनी लोगों की सभाएं हो रही थी वो, ये सभी सभाएं हमारे दक्षिणी भारत में सदियों तक चली आ रही थी, यानी सैकड़ों सालों तक चली आ रही थी। अभी भी कई स्थानों पे ऐसी सभा आप दक्षिणी भारत में देख सकते हो और इस वजह से ये जो हमारा वाक्य है ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। तो हर्षवर्धन के बारे में किन 3 शासकों ने लिखा था? किन 3 लेखों के अंदर हमें पता चलता है? पहले तो इनकी खुद के जो कवि थे जिन्होंने इनकी खुद की जीवनी लिखी थी, उनके लेख से हमें पता चला कि ठीक है कोई ऐसे राजा भी थे। दूसरी स्वान-सांग जो थे, जो कि इनके राज्य में आए थे, चाइनीज तीर्थयात्री थे, उनके लेख से हमें पता चला कि अच्छा हर्षवर्धन के राज्य में ये हो रहा था और हर्षवर्धन नाम का कोई राजा भी था। तीसरा रवि कीर्ति, जिसने हमारे पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी थी, उनके लेख से, उनकी प्रशस्ति से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। भले ही वो तंज के रूप में ही था लेकिन इनका नाम जरूर था। तो ये 3 ऐसे लेखक थे जिनकी लेख से हमें
हर्षवर्धन के बारे में पता चला। तो बाणभट्ट, xuanzang और रविकीर्ति ऐसे 3 लेखकों के नाम हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के विषय में लिखा। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न 3। इस युग में सैन्य संगठनों में क्या बदलाव आए थे? तो जो सैन्य संगठन थे उसके बदलावों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहली बात तो क्या हो रही थी, जो राजा थे वो एक बहुत ही अच्छी सेना रखते थे, सुसंगठित यानी कि स्ट्रेटेजाइज्ड सेना हुआ करती थी, जिसमें आपके घुड़सवार आ जाते थे, रथ पे सैनिक चलते थे, हाथियां थी, साथ ही साथ पैदल सिपाही भी रखते थे। लेकिन एक और बदलाव इसमें आया था कि अब सामंत रहने लग गए। वो सेना नायक जिनके पास खुद की सैन्य टुकड़ियां थी वो अब इस पूरे पिक्चर में आ चुके थे। और हमें पता है कि सामंत जब भी देखते थे कि राजा कमजोर पड़ रहा है तो वो खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करते थे। तो ये बात नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखने वाले हैं कि सामंत अब हमारे इस पूरे पिक्चर में, सुसंगठित सेना की पिक्चर के अंदर घुस चुके थे कि भाई ये 2 चीजें हैं जो कि बदलाव आए हमारे इस युग की सेना के अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। दूसरी चीज ये थी कि वे सेना नायक भी रखते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भूमि दान दी जाती थी, जिससे वो भूमि पे कर वसूल करके सेना की देखभाल करते थे। तो इन्हें भूमि दान दिया जाता था, वे दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। तो ये बदलाव हम 3 देख रहे हैं इस वक्त के पूरे सेना के अंदर। तो ये जो थे वो हमें देखने को मिले हमारे इस पूरे सैन्य अभियान के अंदर कि ये चीजें सेना के अंदर बदलाव आ रही थी इस वक्त में। अगला एक और चीज ये था कि सामंतवाद आ गया था, तो वो भी लिख देते हैं। ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो जब भी इन सेना नायकों को लगता था कि अच्छा अब जो हमारा राजा है वो दुर्बल हो गया है, वीक, कमजोर पड़ गया है, तो चलो इससे हम छुटकारा पाते हैं और खुद को सामंत घोषित कर देते हैं, खुद को इनसे स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो ये कुछ बदलाव थे हमारे सेना के अंदर। अगला देखिएगा, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती है? तो हमें क्या क्या नई चीजें दिखेंगी इस प्रशासनिक सेवा में, व्यवस्था में? प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है? जो इंसान प्रशासन को संभालता है और वो व्यवस्था जहाँ पे राज्य की भलाई के लिए काम चलता है, राज्य के लिए काम चलता है, तो वहां पे हमें क्या क्या बदलाव दिखे? सबसे पहली बात कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी वो गांव थी, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पे भी बदलाव आए हैं। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि इनको पता था कि जैसे ही मैं वीक पड़ूंगा ये मुझसे स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे, और ये राजा ऐसा नहीं चाहते। तो इसी वजह से इन लोगों को अपने पास रखने के लिए, इनका समर्थन खुद के पास रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे। क्या कदम थे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था और उन्हीं को हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखते कैसे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक का मतलब क्या है? बेटे अपने पिता का पद पाते थे, और इसका उदाहरण क्या देंगे? जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, तो उन्होंने अपने पिता का पद हासिल किया था। यानी कि ये जो पदें अब हो रही थी वो ज्यादातर अनुवांशिक हो चुकी थी। अगला था, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, और तो और ये संधि विग्रहक भी था। और संधि विग्रह का काम क्या था? युद्ध और शांति के विषय में काम करना, या युद्ध और शांति के विषयों के लिए भी चर्चा करते थे और हमारे राजा को समय समय पर हेल्प करते थे। आगे देखिए, स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का सबसे बड़ा व्यापारी,
सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता और प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पीकार तथा कायास्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पे मैंने ये सारी जो चीजें हैं, ये इनको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेन ना करके आप सिंपली क्या लिख सकते हो कि स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी और ये नहीं लिखोगे यानी मुख्य बैंकर, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि अगर आपने इनको याद अभी तक नहीं किया तो याद कर लो, क्योंकि अगर आप इनको लिखने बैठोगे ना वहां पे कि अच्छा ये वाले व्यक्ति जो थे वो प्रमुख थे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली इनका नाम याद रखना, नगर श्रेष्ठी वो इंसान जो कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी या फिर बैंकर हो, सार्थवाह जो कि व्यापारियों का काफिले का नेता हो, तीसरा इंसान था प्रथम कुलिका जो कि मुख्य शिल्पीकार यानी कि वो इंसान जिसके पास सबसे ज्यादा हुनर, जो कि सबसे अच्छी शिल्प बनाता हो, और दूसरा जो हमारा चौथा इंसान था वो कायस्थ था। तो कायस्थ कौन होंगे? जो लिपक के प्रधान होंगे, यानी जो लिखते थे उनके श्रेष्ठ इंसान जो थे वो मुख्य इंसान थे, और इनका बोलबाला ऐसी सभाओं में बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, ऐसी सभाओं में नहीं, मतलब कोई भी किसी भी डिस्कशन डिसीजन में इनका बोलबाला ज्यादा होता था। तो ऐसे लोगों का बोलबाला ज्यादा होता था। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब इसके बाद जितने भी प्रश्न हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपसे वहां पे मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वॉचिंग अस। बाय।